महाराष्ट्र की सरकार ने एक ऐसे बिल को लाया जिसके वजह से 2025 में अगर सरकार चाहे तो आपको जेल में डाल सकती है, आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बता सकती है अगर सरकार चाहे तो, और आप इसके खिलाफ फिर लड़ते रहिए क्योंकि सरकार को भी पता है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चुरा कर वो सत्ता में आ गए हैं, जो मिली नहीं है उनको सत्ता, वो बाहर निकाल रहे हैं रोज के रोज, उनको पकड़ने के लिए ये एक हथियार बना रहे हैं फडणवीस अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए। Who are you to decide left and right? Who are you to decide whether left is good or right is good? अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज है ही नहीं, और ये आपने खुद संसद में कहा है कि ये संवैधानिक तरीके से कानून नहीं लाया गया है और इसके प्रावधान भी संवैधानिक नहीं है। तब सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा में वो कहते हैं कि अब जंगलों से नक्सलवादी निकलकर यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, लोकसभा के ये चुनाव, ये सारे चुनाव रिग्ड हुए हैं, तो ये इनकी सत्ता भी है ना, लोगों ने चुन के इनको दिया ही नहीं है, इसलिए इनको डर लगता है कि कभी भी कुर्सी जा सकती है, लोग उनको हिला सकते हैं, इसलिए डर के मारे नए नए कानून बना रहे हैं। जंगलों से बाहर अर्बन एक्सट्रीमिज्म की अगर हम बात करें पिछले 5-10 सालों में, तो आपके सामने सबसे बड़ी केसेस कौन सी आएंगी? अखलाक, पानसरे, दाभोलकर, गौरी लंकेश, यही तो है। बाकी जंगल का नक्सलवाद हम समझ सकते हैं, चलो आप जो भी बता रहे हैं, इसमें कहीं पे भी लेफ्ट विंग का कोई लेना देना है नहीं है। हाँ। कि ये लोग वो लोग हैं अपने देश को जलाकर उस भस्म पे राज करना चाहते हैं। इन लोगों में से ये कानून उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ना खाता ना वही, जो फडणवीस कहे वही सही एक। और फडणवीस क्या कहता है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जो करना है करो। फडणवीस, मोदी, शाह, अडानी, ये लोग इन 11 सालों में इन्होंने जो किया है, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इंटरनेशनल कोर्ट में इन्हें दुनिया भर में एक दहशतवादी घोषित करना चाहिए, क्योंकि अपने ही निरपराध बेकसूर जनता के खिलाफ वॉर उन्होंने छेड़ी, जंग छेड़ी है, और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को चला रहे हैं। इसका हथियार ये कानून बना है। दर्शकों, बात है जून महीने की, 25 जून की बात है। देश भर में बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा था। 50 साल हो गए थे इमरजेंसी को, बताया जा रहा था कि कैसे इंदिरा गांधी संविधान के विरोध में थी, लोगों को बोलने से रोका जा रहा था, लोगों को जेल में भेजा जा रहा था, जो लोग सरकार के खिलाफ थे उन्हें जेल भेजा जाता था, और इसे लेकर पूरा एक इवेंट बनाया गया था। और इस इवेंट के 2 हफ्तों के भीतर ही महाराष्ट्र की सरकार ने एक ऐसे बिल को लाया जिसके वजह से 2025 में अगर सरकार चाहे तो आपको जेल में डाल सकती है, आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बता सकती है अगर सरकार चाहे तो, और आप इसके खिलाफ फिर लड़ते रहिए क्योंकि सरकार को भी पता है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। यह एक ऐसा मुद्दा है दर्शकों जिसे लेकर कम से कम हम लोगों को लगा था कि जो महाराष्ट्र में जब इस बिल को लाया जा रहा है तब विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में हमें लगा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब विपक्ष ने ये कहा कि जब ये बिल को लाया गया था, इस बिल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तब विपक्ष की ये मांग थी कि इसमें से जो अर्बन नक्सल ये शब्द है उसे हटा दिया जाए। सरकार ने हंसी खुशी अर्बन नक्सल शब्द हटा दिया और अब अर्बन माओवाद इस शब्द का इस्तेमाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हैं। पहले से ही हमने देखा है यूएपीए, टाडा, मीसा, एनएसए, महाराष्ट्र में मकोका, इस तरह के कानून हैं जिसका अतीत में इतना दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इस सरकार को ये तमाम कानून शायद काफी नहीं थे, वो इसे सख्त नहीं मानते थे, इसलिए एक नए कानून को लाया गया है। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो एक लाइन में ये सरकार आपको ये कहती है कि या तो चुप रहिए या तो जेल जाने की तैयारी रखिए। आज इस एपिसोड के जरिए इस पूरे बिल के बारे में, जिसे अब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी पास किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके खतरे को आपके बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भविष्य में इससे हम सभी को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं आज हमारे साथ कौन कौन है। अगर हम बाईं तरफ से शुरुआत करें, तीस्ता सीतलवाड़ मैम है, हर चैनल पर आपने इनको लगभग देखा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर तीस्ता मैम से बात करने की शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो आपको बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि किसी भी कानून का किस तरह से दुरुपयोग होता है। सीजेपी से ये जुड़ी हुई हैं, उसके साथ ही साथ
कई मानवाधिकारी जो तमाम मुद्दे होते हैं उसके फोरफ्रंट पर तीस्ता मैम रहती है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू परुलेकर सर हैं। राजू परुलेकर सर वरिष्ठ पत्रकार, ऑथर हैं। उनको आपने कई जगहों पर देखा है, लेखक हैं। इसके साथ ही साथ वो हमारे चैनल पर लगातार आते हैं। उनसे भी इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ में बैठे हुए हैं वरुण सुखराज जी। ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। और आप पूछेंगे कि ठीक है, तीस्ता मैम, राजू सर ये तो लगातार इस मुद्दे पर बोलते हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वरुण सुखराज क्यों इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आप जानिएगा, आप समझिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बिल लाया गया है ये कितना हानिकारक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे मुद्दे की। और राजू सर, शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये इमरजेंसी की बात हमेशा से करते आए हैं, बताते आए हैं कि कैसे संविधान को खत्म किया जा रहा था, लोगों को बोलने से रोका जा रहा था। संविधान हत्या दिवस पर हमने वीडियोस भी किए थे। और उसके 10 दिनों के भीतर एक ऐसे बिल को लाया जाता है जिसके जरिए कोशिश ये होती है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट विचारधारा है उस पर कार्रवाई की जाए। एक तरीके से इनकी ओर से कहा जाता है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के जरिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और इसलिए इस बिल को लाया गया है। हालांकि राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पूरे बिल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर इससे हम शुरुआत करें। देखिए, पहले ही एक बात है कि महाराष्ट्र के बारे में अगर कहें, जो मोदी देश में करते हैं वो फडणवीस महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। वो उनकी रिप्लिका यहाँ करना चाहते हैं, वो वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे मोदी, क्योंकि 75 साल के बाद वो शाल उनको मिल जाएगी जो भागवत धर्म की। तो उसके बाद फडणवीस उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि उत्तराधिकारी के मामले में मैं कहीं कम ना रह जाऊं। तो हो ये रहा है कि इस कानून को, एक तो जन सुरक्षा कानून किस लिए बताया गया है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा हिंसा अगर है, और या हिंसा की प्रवृत्ति या हिंसा के लिए बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो एक्सट्रीम राइट विंग दे रहे हैं। जो अर्बन मनुवादी है, अर्बन नाजी हैं, जो फडणवीस साहब की पार्टी के हैं या विचारधारा के हैं, आरएसएस के, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जहां तक मैं जानता हूं, सरदार पटेल साहब जिनका पुतला बनाया था, स्टैचू बनाया था मोदी ने गुजरात में, उन्होंने तो आरएसएस को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई उसमें प्रोविजन ही नहीं है। एक बात, वही सत्ता में है और वही सत्ता स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी बात, यानी बाकी बातें होंगी तब कानून के प्रावधान वगैरह आएंगे। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य होता है, अपने आप में आप एक्सट्रीम राइट हो, एक्सट्रीम लेफ्ट हो या मिडिल पाथ पे चल रहे हो पॉलिटिकली, थिंकर, एज अ थिंकर, तो वो गुनाह कैसे होता है, अपराध कैसे होगा? मैं एक्सट्रीम लेफ्ट हूं समझ लीजिए, या मैं एक्सट्रीम राइट हूं, या मैं मिडवे पकड़ के चल रहा हूं, या राइट टू लेफ्ट, सेंटर टू लेफ्ट हूं, सेंटर टू राइट हूं, तो वो अपने आप में अपराध कैसे होता है? ये तो सोच फडणवीस की है। इससे आपने जब तक कोई हिंसा नहीं की तब तक तो आप हिंसाचारी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, संगठन एक्सट्रीम लेफ्ट जो आज तक थे, जो बंद किए गए, या 72% नक्सलिज्म या माओइज्म, जो सो कॉल्ड माओइज्म, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, वो बंद हुआ तो जो कानून थे उनसे ही हुआ। 72% अगर काबू में आ गया तो 28% के लिए अलग कानून की क्या जरूरत थी? और तीसरी सबसे बड़ी बात, अर्बन माओवादियों की बात करते तो माओ तियनमान स्क्वायर में सबसे बड़ा स्टैचू माओ का है। माओ के देश में मोदी 18 बार जा चुके हैं जब मुख्यमंत्री थे। उनकी माओ के पॉलिटिकल स्कूल जो है उसमें भगवत कोश्यारी से लेकर तरुण विजय तक सारे बीजेपीएन सीखे, उसके फोटोग्राफ्स मैंने आपको देने, आप दिखा सकते हैं, वो उनके वेबसाइट पे ही थे बीजेपी के। तो क्या करे, तो झूठ बोलने की जो परंपरा आरएसएस की, फिर मोदी की, वही फडणवीस आगे चल रहा है। उनको वो एनजीओ जो हैं, जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के जो कुछ गुट है जो काम करते हैं संविधान के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि वारकरी जो जा रहे हैं उनमें माओइस्ट घुस गए हैं या नक्सली, अर्बन नक्सल, तो वो कौन थे? जो संविधान लेके जा रहे थे। इसका मतलब संविधान की किताब, जो हमारी भारत के संविधान की किताब, उससे वो रेड बुक मानते हैं माओ का। और रेड बुक अगर गलत है तो मोदी को जाना नहीं चाहिए। और 2000 वर्ग किलोमीटर जो हमारी जमीन माओ चीन ने
कब्जा किया है तो उनके खिलाफ बोलना शुरू करें फडणवीस, वो नहीं करेंगे। हाँ, तो यहां के कार्यकर्ता जिन्होंने इनको 240 पर लोकसभा में रोक लिया और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चुरा कर वो सत्ता में आ गए हैं, जो मिली नहीं है उनको सत्ता, वो बाहर निकाल रहे हैं रोज के रोज, उनको पकड़ने के लिए ये एक हथियार बना रहे हैं फडणवीस अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं, एक तो आधे पढ़े हुए हैं, उन्होंने, वो तो पढ़ते ही नहीं, कोई बिल आता है तो सबसे बड़ी गलती विपक्ष की है। दूसरी बात, उन्होंने जो भी पाप किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो इस कॉम्प्लिसिटी इन क्राइम विद फडणवीस एंड कंपनी, मुनगंटीवार, फडणवीस, इनके बारे में विपक्ष, वो मैं देखा विधानसभा और विधान परिषद में जनसुरक्षा कानून पे जब चर्चा हो रही थी, ये लोग बात कर रहे थे विपक्ष के, तब ऐसा लग रहा था ये जो महापुरुष है दोनों, जबकि ये लोगों का, आम आदमी का दमन करने के लिए एक कानून ला रहे थे, जिस कानून को पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी ही है वो। बस उसकी बेसिक जो चीजें हैं वो सारी चीजें बेबुनियाद है, और इस कानून की जरूरत और इस कानून की प्रावधान दोनों फडणवीस ने अपनी सत्ता को बहुत ही एब्सोल्यूट तरीके से, पूरी तरह से, यानी उसको दबाने के लिए, दमन के लिए बनाई गई है। और इसके साथ मिलकर विपक्ष ने उस बनाने के प्रक्रिया में हाथ बटोरा है फडणवीस साहब का। तीसरा में ये महत्वपूर्ण बात विपक्ष को लेकर है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस बिल को एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, यानी 2024 के मॉनसून सेशन में लाया गया था, तब इसका विरोध किया गया। फिर देवेंद्र फडणवीस नवंबर में मुख्यमंत्री बने, दिसंबर में इस बिल को लाके कमेटी को भेजा गया था। 25 लोग थे उसमें, जिसमें विपक्ष के लोग भी थे। 12,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर अपने सजेशंस दिए थे, और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार उसमें से 80% सजेशंस ये थे कि इस बिल को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन उस पर फोकस ना करते हुए केवल 3 छोटे बदलाव किए गए। और तीसरा मैम, इसमें मुद्दा यह है कि देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि जो पहले से तमाम कानून है, हमने देखा है उमर खालिद यूएपीए के अंतर्गत 5 साल से जेल में है, किसी को पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि ये जो कानून है वो सख्त नहीं है और एक नए कानून को ला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो सर आप बात कर रहे थे कि विपक्ष का, जब इस बिल को लाया गया तब सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा में वो कहते हैं कि अब जंगलों से नक्सलवादी निकलकर यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में पहुंच चुके हैं, और विपक्ष में कोई आवाज नहीं उठाता। तो तीसरा मैम, इन पूरी चीजों को देखकर एक तरीके से, क्योंकि ये जो कानून है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके जो डेफिनेशन है वो इतने ब्ला हैं कि अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, गैर कानूनी गतिविधि कोई करता है, तो उसके ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उसके लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है किसी को नहीं पता। हो सकता है ये जो हम 4 लोग बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार के लिए ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में पहले से यूएपीए, टाडा, मकोका, मीसा से लेकर पोटा, कितने कानून से हमने देखा है कैसे दुरुपयोग किया गया है। क्या और लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इस कानून को लाया गया है? आप कैसे देखते हैं? देखिए सोचिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पे आप ये चर्चा आज रखे हैं। और अफसोस की बात है कि बाकी जो गोदी मीडिया है इस पे चर्चा कर ही नहीं रही है। एक बात मैं कहूँगी कि प्लेटो से लेके एरिस्टोटल, जब से लोकशाही जमहूरियत शुरू हुई, फिलोसॉफिकली मैं बात कर रही हूँ, कानूनी फिलोसफी, 2 तरह के कानून होते हैं। एक तो जो अत्याचारी सरकार लाती, मतलब जो सरकार संविधान के बेसिस पे, लोगों के आधार पे सरकार नहीं बनी हुई। हमारी सरकार ऑस्टेंसिवली एक संवैधानिक ढांचे पे बनी हुई है, क्योंकि ये कहते हैं ना हर साल की 5 साल इलेक्शन होते हैं, तो हम आपके पास आते हैं, उसमें से 60% से ज्यादा लोग वोट नहीं देते, फिर भी वो चुनाव आयोग को कैसे गोलमेल कर रहा है वो अलग बात। तो सबसे बुनियादी विषय ये है कि ये संवैधानिक तरीके से कानून नहीं लाया गया है, और इसके प्रावधान भी संवैधानिक नहीं है। ये सबसे पहले है कि अगर आप संविधान के ऊपर विश्वास करने वाले कोई कानून लाते हैं, तो संवैधानिक धारा जो है 14, 15, 19, 21, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उसको आप देख के चलेंगे। ये कानून क्या करता है? साफ बात, आपने सही कहा कि केंद्रीय स्तर पे यूएपीए है, जिसमें 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, 4 में लाया गया, 2008 में अमेंडमेंट किया गया,
जो भी गलत था। और 2019 में तो बहुत ही सख्ती का अमेंडमेंट किया अमित शाह के आने के बाद, गृह मंत्री होने के बाद। ऑलरेडी आपके पास यूएपीए का कानून है, मकोका आपके पास 99 से है महाराष्ट्र में, जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कानून है। तो ये कानून महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी बिल की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि यूएपीए सख्त कानून है, अत्याचारी कानून है, मकोका भी बहुत सख्त कानून है, मैं कम से कम कुछ जुडिशियल रिव्यू की कुछ बातें हैं उसमें। ये कानून में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा। डेफिनेशन की बात तो मैं आऊंगी उसमें 2 मिनट में, मगर मैं जो जुडिशियल रिव्यू की बात है कि आप एक संगठन को धारा 3 से लेकर 7 तक यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको अनलॉफुल, गैर कानूनी आप डिक्लेयर कर सकते हो बिना कोई कानूनी ओवरसाइट, मतलब जुडिशियल ओवरसाइट के। मतलब कोई पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो कोई मंत्री ये घोषित कर दे कि अनलॉफुल संगठन है, तो मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट, जो हमारा संविधान 3 बुनियादी ढांचे पे खड़ा है। एक क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी को एक चेक्स एंड बैलेंसेस की तरफ रखा गया है, और वो चेक्स एंड बैलेंस ये कानून से पूरे का पूरा है ही नहीं, गायब है। एडवाइजरी बोर्ड में भी नहीं है, आप प्रॉपर्टी सीजर में भी नहीं है, पैसे को आप पूरा जब्त कर सकते हैं, और तो बच्चों को भी आप इसमें दायरे में ला सकते हैं। तो कोई भी जो नॉर्मली एंटी टेरर लॉ में भी, यूएपीए में भी जो कुछ ना कुछ सेफगार्ड्स है जुडिशियल रिव्यू को लेकर, वो इससे गायब है। सब उससे पहली बात, धारा 2 में जो भी डेफिनेशंस है, हमारे जो डेफिनेशंस है, अनलॉफुल एक्टिविटी, विरोध और प्रतिरोध को पूरी तरह शास्त्रीकरण किया गया है। आप जो भी बोलेंगे, वरुण जो भी फिल्म बनाएंगे, राजू जी जो भी यूट्यूब पे बोलेंगे, मैं जो भी लिखूंगी या कहूंगी, उसको आप सत्ताधारी पक्ष के लिए एक खतरा दिखा करके आप इसको क्रिमिनलाइज कर सकते हो। इसका शास्त्रीकरण ये कानून करता है, और इसीलिए ये डेफिनेशंस बहुत ही व्यापक है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। और कोई भी नॉन स्पेसिफिक डेफिनेशन कानून में आप लाते हैं तो उसका मतलब है कि ऑफिसर इसको, पुलिस ऑफिसर इसको मिसयूज कर सकता है। आपने जिला स्तर का पूरा जुडिशरी को ही हटा दिया, डायरेक्टली आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। कितने लोग ये देश में डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप बताइए। बहुत सारी चीजें हैं ये धाराओं में, और ये मगर सबसे पहले ये कैसे लाया गया? आपने कहा पहले सेशन, लास्ट ईयर आखिरी सेशन में, मॉनसून सेशन में एकनाथ शिंदे की सरकार थी, फडणवीस गृह मंत्री, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर थे। आखिरी दिन के सेकंड हाफ में लाया गया, टेबल किया गया। उस वक्त थोड़ा बहुत बवाल मचा। हमने तब से, आप याद है, हमने तब से मीटिंग ली, बहुत सारी चीजें की, विपक्ष को चिट्ठी लिखी वगैरह वगैरह। विपक्ष बाय एंड लार्ज बस इलेक्शन में जुट गया और ये कानून पे खामोश था गए साल। फिर दिसंबर में वापस लाया गया। जो भी इसका विरोध प्रतिरोध हुआ है वो जनता और आवाम की तरफ से और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। अप्रैल 22 को हुआ पूरे जिलों में, महाराष्ट्र के जिलों में, और अभी हुआ जून के 30 तारीख को आजाद मैदान में। वो भी मतलब विपक्ष और एमवीए ने उसमें कोई मतलब आए लीडर बोले आजाद मैदान पर, मगर मोबिलाइजेशन में ज्यादातर पे हमारे सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और बाकी आदिवासी संगठन वगैरह, जहाँ पे उनका महाजन वगैरह शामिल है, उन्होंने पूरा मोबिलाइजेशन किया। तो विपक्ष ने जितने गंभीरता से ये बात लेनी चाहिए थी कि ये जो कानून लाया गया है, वो कल लेखक, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, ये पूरे तबके जो आज की नीतियों के खिलाफ बहुत ही परेशान है। मतलब आज महाराष्ट्र में कितने किसानों की आत्महत्या हुई? 765 का आंकड़ा अभी तक हमारे पास आ गया है। मतलब बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा 2025 का आ गया है, और कोई भी किसान की बात आज भी उभर के आ नहीं रही है। अच्छा, बच्चियों के साथ जो हमारे स्कूलों में हो रहा है, कल ही या परसों स्नेहा बर्वे के साथ, एक पत्रकार के साथ पुणे के चौक पर एक झुंड ओके मारता, उनको, उसके खिलाफ ये कानून नहीं लाया जाएगा। क्योंकि जैसे राजू जी ने कहा कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म तो ये सरकार का साथ देता है, इनका दोस्त है, पूरे इम्यूनिटी एंजॉय करता है। तो खतरा बस यही है, आजाद सोच, आजाद विचारधारा, और जिसको आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डब करके बहुत ही लूज तरीके, ये कानून को कोई वकील ने भी पढ़ा नहीं है, कोई संविधान में मानने वाले वकील को नहीं पढ़ा है।
एक पुलिस ऑफिसर जो नक्सलवादी के खिलाफ थे, उसका नाम दिया गया है कि इनकी वजह से हमला। तो पुलिस, अगर पुलिस से हमको कानून लिखवाना है तो हम ब्रिटिश जमाने में ही चले जाते। हमको संवैधानिक लोकशाही होने की क्या जरूरत थी? जब आप कानून बनाते हैं तो आपको लोगों के अधिकार को याद रखना पड़ेगा, बोलने के अधिकार, संगठित होने के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कौन से तबके के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया जाएगा? अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, लेखक, आजाद सोच वाले और जो भी सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और सरकार के खिलाफ नीतियों आवाज उठाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। समिति की बात, आखिरी बात, समिति की बात आपने कही, दिसंबर में लाया गया, 15 लोगों की समिति बनाई गई, मगर जरूरी क्या था कि आप सबसे पहले एक जन संवाद रखो। पब्लिक हियरिंग समिति से पहले होता है और उसके बाद एक समिति उसको सुनती है। आपने कहा आपने कि 12,000 लोगों ने, हमको भी पता है, आपको भी, हमारे संगठन ने भी भेजा था, हमने मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में तीनों में अनुवाद करके सरकार को बड़ा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्शन भेजा था, किसी को नहीं बुलाया गया। आपका फर्ज बनता है, अगर आप लोकशाही में मानते हो, तो कम से कम महाराष्ट्र के 5 अलग अलग रीजन्स में जन सुनवाई होती, पब्लिक हियरिंग होता, जहां पे संवाद होके हर धारा पे चर्चा हो और इसको रिकॉर्ड पे लाया जाता और रिकॉर्ड पे फाइल होता। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका हम कह सकते थे, मगर वो नहीं हुआ क्योंकि उनको स्टीम रोल करना था ये कानून। बिल्कुल, यानी जबरदस्ती कानून को थोपना था। और इस कानून को लाने के जो कारण, जैसे कि मैंने कहा, वो यही है कि कोई भी कल जाकर कोई मुद्दा उठाता है, कोई बात करता है, तो इस कानून के जरिए सरकार को, प्रशासन को एक ताकत मिल जाती है लोगों को बोलने से रोकने के लिए। और बोलते हम हैं, तो वैसे ही वरुण जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो राइट। एक चीज मैं बोलूं, सॉरी, गांधी जी का कहना था कि कोई भी दमनकारी कानून का सामना करना हमारा फर्ज बनता है। सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दमनकारी कानून एक हिंसा का प्रतीक होता है, तो ये एक हिंसा का प्रतीक। बिल्कुल, और हिंसा का प्रतीक है। और अगर आप विरोध करोगे और इस कानून को बन जाने के बाद अगर आप विरोध करते हो, तो आप अनलॉफुल एक्टिविटी का एक हिस्सा बन सकते हो, जिसके कारण बोलना क्या है, लिखना क्या है, किस तरह से अपनी बातों को रखना है, ये आप सोच समझकर महाराष्ट्र की जनता करे। वरुण, मैं यहीं पर आपको लाना चाहूंगा। आप लेखक हैं, आप राइटर, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप कई मुद्दों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री से लेकर फिल्म्स बनाते हैं, एड फिल्म्स करते हैं। ऐसे में इस कानून के आने के कारण किस तरह का प्रभाव पड़ता है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको क्यों लगता है कि ऐसे मुद्दे पर आकर बातचीत करने की जरूरत है? इससे खतरा क्या है? सबसे पहले तो सोहित, थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र के लिए धोखा नहीं, ये पूरे देश के लिए एक सिग्नल है, एक बड़ा रेड फ्लैग है। आपने शुरुआत में भी कहा कि एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को क्या ज़रूरत एक कानून के ऊपर चर्चा में भाग लेने की या उसके बारे में बोलने की। ये मेरा खुद का भी यही सवाल है कि ये हमारा काम है नहीं। फिर भी अगर हमें ये लगता है कि ये काम करना चाहिए, तो उसको मैं 2 तरीके से रखना चाहूँगा इस कानून को लेके। फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड इज इंटेंट। मैं पहले इंटेंट के बारे में बात करूँगा। लेजिस्लेटिव इंटेंट ये एक चीज़ होती है कि आप जो भी कानून ला रहे हो उसके पीछे की आपकी मंशा क्या है, आप किस तरह से एक नैरेटिव सेट करके उसको कानून में तब्दील करके उसके बाद उसको सामने रखते हो। इसमें जो चेंजेस अभी किए गए हैं, मुझे उस चेंज से ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चेंज के पहले के कानून से तो था ही, क्योंकि एक्सट्रीम, ये देखो, फर्स्ट थिंग आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन के 15th क्लॉज के हिसाब से ये हमारे इक्वलिटी पर डायरेक्ट अटैक है। Who are you to decide left and right? Who are you to decide whether left is good or right is good? We are all equal in the eyes of the law. We are supposed to. Correct. Right? आप किसी भी विचारधारा के हो, आप इस देश के नागरिक हो। ये कानून एक शुरुआत है इस तरह से विचारधाराओं में डिस्क्रिमिनेशन करने की। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है कानून के, क्योंकि उसके बाद फिर बातें आती है कि ये राइट के लिए क्यों नहीं। दिस बिगिंस विद अ डिस्क्रिमिनेशन, पॉइंट 1, जो डिस्क्रिमिनेशन नैरेटिव्स में बहुत सालों से चल रहा है। now it legitimizes that discrimination. Left or right, if we go back into the history, basically ये left और right कहाँ से आए? बहुत बार ये होता है कि एक दो जनरेशन ऐसी हो जाती है कि जिनको एक ही पॉलिटिकल फ्लो में जीने की आदत पड़ जाती है, एंड दे डोंट हैव टाइम, रोजमर्रा की जिंदगी में वो फंसे पड़े हैं। आज लेफ्ट को किसी मॉन्स्टर के जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, एंड विच इज डेंजरस।
whether I'm not a part or member of any left or right organization, I'm just an artist. But आज तक इस देश में लेफ्ट लीनिंग आर्टिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत बड़ा है। आप शैलेंद्र से लेके के अब्बास से लेके अगर शुरुआत करो अब तक, आप मुझे ये बात बताइए, एकदम बेसिक सवाल है मेरा, पिछले 10 सालों में पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, रंग दे बसंती जैसी एक भी फिल्म आपने देखी? तो क्या हम राइटर और डायरेक्टर सिर्फ आपको अच्छे लगे गुड़ी गुड़ी फिल्म्स बनाए, या फिर आपने जो बड़ी बड़ी शादियां की है उनके वीडियोस को ही हम मोन्टाजेस में कन्वर्ट करके, जैसे आज पूरा मेन स्ट्रीम पिछले 3 दिनों से कर रहा है? एज अ राइटर डायरेक्टर आई थिंक दिस इज अ डिसग्रेस, दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू अस एज एन आर्टिस्ट। ये उसके इंटेंट के बारे में, कंटेंट के बारे में, जो अगर हम उस कानून को ढंग से पढ़े, फिर एक बार, एक आर्टिस्ट का ये काम होता नहीं है। अगर हमें ये करने पर आप मजबूर कर रहे हैं तो उसके कंटेंट में आप डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ आप बाकी हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी आप आ चला रहे हैं, और ये सब आप एक कानून के तहत कर रहे हैं। इसका डर ये है कि आज आपकी सरकार है, कल किसी की भी हो। कानून इज नॉट अ नरेटिव, सही बात, बट कानून विच इज डिराइव्ड और इंस्पायर्ड बाय अ नरेटिव इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके पहले भी बहुत बार लिख चुका हूं, कह चुका हूं, अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज है ही नहीं, और ये आपने खुद संसद में कहा है, आपने ये मान्य किया हुआ है। तो अर्बन नक्सल इस टर्म को लेजिटिमाइज करने की ये कोशिश है। आप देखिए, ये जो मुनगंटीवार जी का जो स्टेटमेंट है, ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है कि जंगल से निकलकर नक्सलिज्म जो है वो विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आया है। तो क्या आप लाइब्रेरीज को डिफेम करना चाहते हैं? क्या आप विश्वविद्यालयों को, वो तो कर ही रहे, आप जेएनयू को कर ही रहे इतने सालों से, लेकिन इसी जेएनयू ने आपको कितने ब्रिलियंट माइंड्स दिए हैं इस देश को, इसके बारे में कौन बात करेगा? और जब आप ये लेजिटिमाइज करते हैं, इसका सबसे पहला इफेक्ट होता है जिसको हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, जो मेरे पहले एक फिल्म में लॉयर सर ने एक्सप्लेन किया था, कि लोगों के मन में एक ऐसा डर बैठा दो कि लोग इस कानून का इम्पैक्ट उसका ये होने तक वो सोचे ही ना। मुझे खुद पिछले 5 दिनों में 4 कॉल्स आ चुके हैं, 5 कॉल्स आ चुके हैं मेरे करीबी दोस्तों के, रिश्तेदारों के, नाउ बी केयरफुल, दिस इज ड्रैकोनियन। अगर वो मुझे कहते हैं केयरफुल रहना, तो वो तो सवाल ही नहीं है कि कल कुछ बोले। और अगर मैं मेरे चॉइस के विषय के ऊपर लिख नहीं सकूं, बोल नहीं सकूं, फिल्में कर नहीं सकूं, तो फिर एज एन आर्टिस्ट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। मेरे अस्तित्व पे ही ये सवाल है। इट इज नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल इंटेंट ओनली, इट इज बिकॉज मैं इस बारे में जब भी कोई विवाद या चर्चा होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल राइवलरी को हैंडल करने के लिए उनके पास बहुत सारे संसाधन है। ईडी है, सीबीआई है, जो पिछले सालों से हम देख रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत हम जैसे लोगों को शांत करने के लिए है, बिकॉज इट हैज ऑलवेज हैपन इन द हिस्ट्री कि जब भी दोनों पॉलिटिकल साइड्स एक दूसरे को खत्म करने में ही बिजी हो, तब एक ऐसे लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, उसके बाद जब उनकी चर्चा शुरू हुई कि हम अब अपना खुद का एक संविधान, अपनी खुद की, तो एक हॉल में 2 साइड में 2 लोग बैठ गए, एक लेफ्ट में बैठे, एक राइट में बैठे। जो राइट में बैठे थे उनको वो मोनार्की और उस सबको उनको सपोर्ट करना था, और जो लेफ्ट में थे उनको रेडिकल चेंजेस चाहिए थे, प्रोग्रेसिव चेंजेस चाहिए थे। यहाँ से ये टर्म एक्चुअली आया। तो क्या हमें प्रोग्रेसिव रेडिकल चेंजेस नहीं चाहिए? क्या हमें उस विचारधारा को ही खत्म करना है जिस विचारधारा ने अब तक हमें ये सब दिया है? इसके आगे जाके आई जस्ट फिनिश माय पॉइंट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने अब तक जो भी फिल्में बनाई है वो प्रो पीपल फिल्में हैं। मैं उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता, बिकॉज उससे बहुत बड़ी बात होती है प्रो पीपल चीजें हम करना। एस्टेब्लिशमेंट तो आएगी जाएगी, बदलती रहेगी। मेरी फिल्म के स्क्रीनिंग के वक्त मैंने बहुत बारी ये देखा हुआ है, एंड आई हैव मल्टीपल केस स्टडीज ऑफ दिस, कि मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग अगर किसी कॉलेज में होती है, किसी यूनिवर्सिटी में होती है, मुझे बुलाया गया, इसी साल के शुरुआत में कॉलेज में मुझे बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट फॉर सम इवेंट, एंड आई वेंट देयर। आफ्टर आई लेफ्ट द कैंपस, इन नेक्स्ट हाफ एन आवर a police van comes there and they ask, why did you invite this person as a guest? So they're like, he's a filmmaker, he's a writer. But what if tomorrow your students start protesting against you? Do you understand the danger of calling such people? What is the danger in calling someone like me in your campuses? This law only legitimizes. अभी तो सिर्फ ये है कि मैं आकर जाने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं, कल मैं आ ही ना पाऊं, हम बात ही ना कर पाए विद्यार्थियों से, ये कानून उस बात को बढ़ावा देगा, उसको ताकत देगा।
And that is the most important thing that alerts me a lot. सही बात है, जैसे कि इन्होंने कहा कि रंग दे बसंती, बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर अगर 2025 में बने और महाराष्ट्र में इसे रिलीज किया जाए, रंग दे बसंती जैसा फिल्म जहां पर करप्शन का बात होता है, 4 युवा जाकर उस समय के गृह मंत्री को मार देते हैं, अगर इसे अब रक्षा मंत्री को मार देते हैं और अगर इसे अब आप स्क्रीन पर दिखाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हुए आमिर खान से लेकर मुझे लगता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा सभी को जेल में भेज सकती है। तो दर्शकों, ये पूरा जो कानून है इसका ये अर्थ है, ये कानून केवल एक विंग पर फोकस करता है। अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं तो दोनों तरफ हैं। कानून कहता है, और देवेंद्र फडणवीस ने, राजू सर जब इसकी शुरुआत की तब उन्होंने कहा कि एक तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस हर रोज कहते हैं कि हम नक्सलाइट्स को खत्म कर रहे हैं, पहली बात। अब उन्होंने कहा कि नक्सलाइट्स को हमने खत्म करके 2 तालुका के भीतर ही जो भी नक्सलिज्म है महाराष्ट्र में उतना आ चुका है। फिर वो कहते हैं लेकिन हम इसको लेकर आ रहे हैं क्योंकि अब शहरों में कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, मैंने एक वर्ड टू वर्ड पूरा मैंने पढ़ा था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए अब शहरों में लोग या तो शरण देते हैं या तो पैसा देते हैं या उन्हें किसी तरह से जो भी तकनीकी जरूरत पड़ती है वो देते हैं और उनके लिए हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं। अब एक आप प्रूव कैसे करेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा है। अगर कल आप और मैं तो रोज ही बैठते हैं, हम बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नहीं, अगर ये सरकार को ही तय करना है तो कल आपको, मुझे, तीस्ता मैम को, वरुण जी को, सबको तो जेल में भेज देंगे। 100% भेज देंगे। फडणवीस और अमित शाह की समस्या ये है कि मोदी जी के बाद में दोनों को प्रधानमंत्री बनना है और दोनों को गोलवलकर गुरुजी के ब्लू आइड बॉय बनना है। गोलवलकर ने जो गोलवल किताब लिखी अपनी, उसमें 3 दुश्मन बताए हैं, एक मुस्लिम, दूसरे ईसाई और तीसरे लेफ्ट। तो अब मुस्लिमों का लिंचिंग तो करके हो गया, ईसाइयों का लिंचिंग चल रहा है और पहले भी होता था। उनको जिसने किया उसको तो मंत्री भी बनाया था इन्होंने उड़ीसा से। अब रहे लेफ्ट। अब लेफ्ट लोगों की, यानी कॉल हिम लेफ्ट एंड लिंच हिम, ये लेवल पे जाने के लिए अब वो अपनी नागपुर की जो गौशाला है, यानी जिसको संघ बोलते हैं, वहाँ गोबर और गोमूत्र को पकवान मानते हैं, वहाँ पर जाकर फडणवीस ये दिखाना चाहते हैं, देखिए मुसलमान और ईसाइयों का बंदोबस्त तो लोग कर रहे हैं, मैं लेफ्ट का कर रहा हूँ, देखिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। ये वाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उनके दिमाग में, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं। आज तक मोदी जी ने जितना झूठ बोला है उतना इस देश में 2 ही लोग झूठ बोले हैं, 3 लोग बोले हैं। दूसरे हैं केजरीवाल, तीसरे हैं पवार और चौथे हैं फडणवीस। इन चारों की झूठ को इकट्ठा किया जाए तो पृथ्वी का सारा पाप एक तरफ हो जाएगा। तो इतना झूठ बोलने के बाद आप इनके शब्दों पर या इनके बातों पर, इनके कहने पर किसी पे भरोसा नहीं रख सकते। तो ये जो विपक्ष ने किया, जैसे कि हाँ फडणवीस साहब ने बोला है ना कि ये ऐसा नहीं करेंगे, इंडिविजुअल को कुछ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल को कुछ नहीं। अब इंडिविजुअल देखिए हम एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। संघ में नहीं सिखाते, सब संघ में कुछ और सिखाते हैं। लेकिन मैं एक बताता हूँ, ये जो साइंटिफिक स्टडी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उसकी, मानव सामाजिक प्राणी यानी जानवर है। हम लोग एक अकेला जाकर आइलैंड पे नहीं रहता, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, घुल मिलते हैं। हम हमारे जैसे सोचने वाले लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको मिलते हैं, उनको साथ लेकर हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी की बातें करते हैं, कुछ कृति करते हैं, सिनेमा बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, ये जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लिखते हैं, किताबें करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इसको संगठन कहा जा सकता है। अब ये जो 4 लोग हैं, जैसे कि वरुण सुखराज हैं, सोहित मिश्रा है, राजू परुलेकर है, तीस्ता सेटलवाड है, इनका एक संगठन है और इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है क्योंकि फडणवीस को ही रखना है। इन चारों का जो संगठन है उसका नाम एक्सट्रीम लेफ्ट एरो, चलो समझ लेते हैं हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट एरो नाम की एक संगठन चलाते हैं। अब ये इसका कोई सबूत नहीं है, हाँ सबूत ढूंढने के लिए इनको अरेस्ट करना जरूरी है। तो अब देखिए इंडिविजुअल को अरेस्ट कैसा किया जा सकता है। अब सबूत ढूंढने के लिए अरेस्ट किया तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि ऐसा कोई संगठन है ही नहीं।
कोर्ट में जाकर, क्योंकि कोर्ट भी तो हाफ चड्डी लोगों का ही है, संघ के लोगों का ही है 90%, तो उनमें वहां जाकर बोलेंगे कि नहीं ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये वो जो लेफ्ट एरो वाला संगठन है उसका बात बता नहीं रहे। अरे कुछ है ही नहीं तो बताएंगे कैसे? जैसे कि शारजील इमाम और उमर खलीद कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अब हो गया, तो आप 3 साल तो ऐसे ही रहे। और ये कौन करेगा? सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, यानी एब्सोल्यूट पावर चाहता है फडणवीस महाराष्ट्र में। और इसकी एक और वजह है, सिर्फ ये नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए अडानी की जरूरत है। क्योंकि जब इसी महीने में, पिछले महीने में 11 साल पहले मोदी ने प्रधानमंत्री पद पे दावा ठोका था, तब अडवाणी प्रधानमंत्री पद पे एक्चुअली प्रधानमंत्री बनने की रेस में अडवाणी थे और वो ज्येष्ठ भी थे। लेकिन अडवाणी को सारे जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति यानी मैं पूंजीपति का मतलब कैपिटलिस्ट नहीं कहता, क्रोनी और माफिया, अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी टाइप्स, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि तब तक प्रमोद महाजन जी की हत्या हो चुकी थी। अब इस परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए। मैं उल्टा जाकर अब देखता हूं कि प्रमोद महाजन की हत्या क्यों हुई। तो कई चीजें हैं जो बाद में हम निकालेंगे ढूंढ के, लेकिन प्रमोद महाजन की हत्या हो चुकी थी तो वो सारी चीजें जो है कैपिटलिस्ट यानी ये पैसे वाले जो अंबानी है, वो लोग, बिरला, सबको हैंडल करना प्रमोद जी करते थे अडवाणी जी के लिए या वाजपेयी जी के लिए। वो है नहीं, तो अडवाणी जी को तो कुछ मालूम ही नहीं था कि उनके साथ कोई था नहीं। तो ये लोग पूंजीपति ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हम सपोर्ट मोदी को करेंगे। तो ये जो बड़बोले लोग हैं, गडकरी, ये 2 पैसों की कोई कमी नहीं है, बांध दो ब्रिज और सर गिर जाते दूसरे दिन। वो जो है वो फिर राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या किया कि जो पैसा लाएगा वो प्रधानमंत्री, तो इमीडिएटली मोदी का नाम आ गया। अब ये हुई एक कहानी। इस कहानी को फडणवीस ने ध्यान में रखा है। तो अब अडानी को सुरजागढ़ से लेके धारावी तक, मोतीलाल नगर से वो जो शक्तिपीठ महामार्ग तक जनता का पूरा दमन करके, किसानों का दमन करके, जवानों का दमन करके, जो मालिक है उसको गुलाम बनाकर किसी भी हालत में अडानी को सब कुछ साफ करके देना है। तब जाके अडानी, मेरा जब बारी आएगी, मैं जब दावा ठोकूंगा तो मदद करेगा। अडानी क्विड प्रो क्यों वाला है? वो तो एक कार्टेल का हिस्सा है, गुज्जू कार्टेल का। अब गुज्जू कार्टेल का हिस्सा एक मराठी प्रधानमंत्री को क्यों सपोर्ट करेगा भाई? तो वो ज्यादा यानी सूरज से ज्यादा तपने वाली रेत को सपोर्ट कर सकता है। तो वो फडणवीस बनना चाहते हैं। तो एक तरफ लेफ्ट का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, वो आरएसएस को बताएंगे, दूसरी तरफ अडानी को सब कुछ करा देंगे। इसमें क्या कर रहे हैं वो? इसमें संविधान को पूरी तरह से बलि चढ़ा रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बलि चढ़ा रहे हैं, आम जनता की सोच नहीं रहे, इंडिविजुअल को कुछ भी वो नहीं। और दूसरी तरफ से वो खुद मुख्यमंत्री बने और मोदी प्रधानमंत्री बने, वही इलेक्शन रिग करके बने हैं। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों इलेक्शन रिग करने के लिए ही उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक वोट था, जो विपक्ष, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजेआई, ऐसा हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री भी नहीं, मोदी प्रधानमंत्री तो वो इसी वजह से बने, मोदी, शाह और विपक्ष नेता। तो शाह मोदी तो एक ही मत बताएंगे। तो वैसे आप चुनाव आयोग बनाए, तो चुनाव आयोग भी इनका हिस्सा, जुडिशरी का पार्ट भी इनका हिस्सा, कॉलेजियम के थ्रू। अब आपने देखा कि भगवान ने आकर कान में कहा चंद्रचूड़ के, तो वो भी देखा, गोगोई ने खुद के ऊपर बलात्कार की केस आ गई तो खुद ही ने सुनी और खुद ही को बरी किया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। तो आप देखिए, इस कानून के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, ऐसे कई लोग पूछते हैं। तो सबसे खतरनाक कदम अगर कोई होगा तो कोर्ट में जाना, क्योंकि फडणवीस ये चाहते हैं कि लोग कोर्ट में जाएं, महाविकास आघाड़ी या किसी पार्टी का नेता कोर्ट में जाएं, ताकि कोर्ट इसके ऊपर कहे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हो गया कि कोर्ट ने इसको ठप्पा लगा दिया, ये कानून सही है, कोर्ट भी कहता है। तो आम आदमी जो रगड़ेगा, जो पीसेगा, शक्तिपीठ महामार्ग में जिस गरीब किसान का बर्बादी हो जाएगी, मोतीलाल नगर के सब बर्बाद रास्ते पे आ जाएंगे, धारावी के रास्ते पे आ जाएंगे, सुरजागढ़ का सारा जंगल
पेड़ तो बात नहीं कर सकते। देखो पेड़, लोग मुझे बहुत मैं हेमावती नंदन बहुगुणा साहब जो थे वो चिपको आंदोलन करते थे। वो चिपको आंदोलन इसलिए कर सके क्योंकि लोग जब चिपकते थे पेड़ को तब उनके सही उनको काटने वाले लोग नहीं थे, पेड़ उनको काटने वाले लोग नहीं थे। अडानी, अनिल अंबानी, मोदी, शाह और फडणवीस लोगों को भी काटेंगे और पेड़ों को भी काटेंगे। आप चिपको क्या करेंगे वहां पर? यहां कोई चिपको नहीं चलेगा। इनका फंडामेंटल क्लियर है कि इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करो। इंसान जिए या मरे, हमें स्टैटिस्टिक्स से मतलब है, हमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से मतलब है, हमें जनता के जेब में जो पैसा है वो हमारी जेब में आने से मतलब है। और सिर्फ 5 और 10 लोगों का भला हो, बाकी सब बर्बाद हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग है जिसको सुन त्सू ने कहा है, जो माओ के देश से आता है। उसने ये कहा है कि ये लोग वो लोग हैं अपने देश को जलाकर उस भस्म पर राज करना चाहते हैं। इन लोगों में से ये कानून ये कानून उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा, जैसा कि राजू सर ने कहा कि कल हम लोगों का एक ग्रुप बना के बोल देंगे कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप लड़ते रहिए। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। भीमा कोरेगांव में तो यही किया इन्होंने, लोगों को कई साल तक जेल में रखा। फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई। फिर जब अदालत ने इनको छोड़ा भी, तब अदालत ने भी बताया कि कई मामलों में डिले इतना ज्यादा था चार्जशीट फाइल होने में, और कोई इस मामले को खत्म ही नहीं करना चाहता था। यानी आप उस प्रोसेस में ही फंसे रहे, ये पूरी बात है। अब हुआ ये कि अगर आप फडणवीस के कार्यकाल से देखें तो किसान नासिक से मुंबई पैदल यात्रा, लाल झंडा लेकर आए थे। यहाँ पर आरे का आंदोलन होता था। इस तरह के तमाम आंदोलन होते थे। अब क्या इस कानून के कारण कल जाकर अगर कोई आरे के पेड़ों को बचाने की बात करेगा, किसान अपने मुद्दों को लेकर आएगा, या हम इस कानून को सवाल उठाएंगे, क्या इन सभी पर एक ठप्पा लगाना कि एक तरीके से उनको एक रबर स्टैम्प मिल चुका है कि उनके विरोध में है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब आप कोर्ट में जाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए, हमने आपको कर दिया है। बिल्कुल। और सोच में ये बात कहना चाहूंगी कि जब से ये सरकार बनी है, मतलब ये फर्जी इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नवंबर 2024, मैं जून 26 की बात कर रही हूँ, 2022, जब ये शिंदे की सरकार जिस तरह बनी है वो भी हम बोल नहीं सकते। वो केस अभी भी लैंग्वेज हो रहा, अभी बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा। तब से आप सितंबर महीने का पकड़ो, सितंबर 2022, तब 22 से लेकर आज तक कितने सकल हिंदू समाज और बकवास नफरत भरे सभाएं महाराष्ट्र के सरजमीन पे हुए हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र में कभी नहीं होते थे, चाहे किसी की भी सरकार, उद्धव जी की सरकार थी, उसके पहले जो भी सरकार, फडणवीस का पहला टर्म था, तब ऐसी घटिया बातें मंच से कभी नहीं कही गई जो हिंसा को प्रवोक करने की बातें थी एक समुदाय के खिलाफ। हुई है कि नहीं? 200-250 से ऊपर ऐसी सभाएं हुई। हमारी संगठन ने तो गिनती भी किया, हमने कंप्लेंट भी किए हैं। पुलिस वो कंप्लेंट के साथ कुछ भी नहीं होता। वो सभाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती। राजा सिंह के खिलाफ इतने सारे FIR हमने दर्ज कर दिए। विक्रम पावस्कर के खिलाफ सांगली सतारा में हमने इतना कर दिए। संभाजी बिरे के खिलाफ FIR भी होने के बाद भीमा कोरेगांव का कत्ल हुआ, मतलब बाद के FIR के ऊपर कार्रवाई हुई। तो इतनी जुटलाने वाली सरकार, जो उग्रवादी जो राइट विंग है, उनको वो तो बढ़ावा देती कि वो चाहते लोग भय में रहें। ये एक बात। दूसरी बात जो कही गई यहाँ पे हमारे साथियों के जरिए, फडणवीस जी का तो भाषण था कि हम नक्सलवादी को टच नहीं करेंगे, मगर आप वो मंत्री के भाषण सुनो, उनके मंत्री, में नाम नहीं लूंगी, आप जाके रिकॉर्ड पे देख लीजिए, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी खुले आम वो मंत्री कह रहा था विपक्ष को जवाब देते हुए कि भारत जोड़ो अभियान में जो भी संगठन ने जोड़ कर, आप सुनिए सब, जो भी संगठन ने जोड़ कर भारत जोड़ो अभियान को गलत तरीके से संविधान के खिलाफ ये सरकार है, ये भय पैदा करने में अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन को उस्काया। ये रिकॉर्ड पे है भाषण, मैं 4 दिन पहले की बात करी हूँ, 8 दिन पहले की। तो मतलब इशारा साफ है कि वो दलित रिपब्लिकन अम्बेडकराइट तबका जो संघ के तरफ नहीं है, जो भी तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, शक्तिपीठ का विरोध करता हो, या जैसे आपने कहा कि लाल, मतलब किसान को लेकर, मतलब उन्होंने अभी कॉटन फार्मर्स की क्या हालत है, अभी मीडिया कवर नहीं करती, शहरी मीडिया, मगर हमें पता है। परसों मेरी बात विजय जवंदिया जी से हुई नागपुर में,
बहुत ही बुरा हाल है, एमएसपी का कोई देना लेन देन नहीं है। तो किसानों की हाल इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत ही बदतर है, चाहे वो संगठन, मगर फिर भी मैं कहूंगी, और इसके लिए मैं विपक्ष में लेफ्ट को नहीं ठहराऊंगी, जो विपक्ष को हम टोक रहे हैं, क्योंकि चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, वो लोग सड़क पे उतरे हैं ये बिल को लेकर, मगर कांग्रेस नहीं उतरी जैसे उतरना चाहिए। शरद पवार एनसीपी तो उतरी ही नहीं, और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी बहुत ही बच के चल रही है। तो वो विपक्ष के खिलाफ हम बोलेंगे, मगर जो इन्होंने अलायंस में हैं सीपीआई सीपीएम के लोग, वो आज भी विरोध करेंगे और कल भी करेंगे, इतना हमें विश्वास है। मगर वो तो अभी बहुत किनारे पे हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह के इशारा सरकार दे चुकी है, वो इशारा पुलिस के लिए भी है कि कोई भी विरोध, और डेफिनेशंस को देख लीजिए आपने खुद डेफिनेशंस पढ़े हैं, जिसके बारे में वरुण ने भी बात की और राजू जी ने भी बात की, कि डेफिनेशन से साफ है कि कल उठ के अगर महिला, जैसे महिला मिनाल तय करती थी, पानी वाली बाई, क्या वो स्लोगन था हमारा 70s में, पानी वाली दिल्ली में, दिल्ली वाली पानी में, और ऐसे फ्लैग उठा करके अगर रोलिंग पिन लेकर उतरते थे तो बोले ये भी हमारे सरकार के लिए खतरा है। अगर कल उठ के महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, धारावी के लोग अगर कल अदानी के खिलाफ करने लग जाए और ऐसा आंदोलन करेंगे जो शांतिपूर्वक हो, कि हम बैठ के सड़कों पे खाना पका रहे हैं, ये हमारा विरोध है। हमको स्लोगन नहीं कराएंगे, साइलेंटली हम बैठ के यहाँ पे हमारी रोटी पकाएंगे क्योंकि हमारे घर छीने जा रहे हैं। वो भी आप कहेंगे कि आतंकवादी एक जेस्चर है। तो इतने वेग डेफिनेशंस जानबूझ के खुले रखे हुए हैं, ताकि जैसे आप उन्होंने कहा सब इंस्पेक्टर को थोड़ा सुधार करके उन्हें डीवाईएसपी लेवल कर दिया है, और एडवाइजरी बोर्ड पे अभी हाईकोर्ट जज को चेयरपर्सन बनाया है, मगर एडवाइजरी बोर्ड का कोई सीमा नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं, कोई कार्यकाल नहीं। सरकार और पुलिस अपने आप, कोई भी संगठन, चाहे वो एरो हो या कोई भी हो, काल्पनिक हो या एक्चुअल हो, उसको आप अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस के बिना। यूएपीए में कम से कम एक प्रोसेस है, गलत सही मगर है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, मगर उसको भी आपने निकाल दिया। और आखिरी चीज, हमने मकोका की बात की, अपने यूएपीए की बात की, बीएनएस 2023 भी अभी लागू हो चुका है देश भर में, और उसके आप धारा 113 पढ़ो, पूरे यूएपीए के धाराएं, हाँ, जो नॉर्मली एक काउंटर टेरर लॉ पर सीमित रखे जाते हैं, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लाई जाती है। ये भी मैं कहूंगी कि यूपीए 1 ने वो काउंटर टेरर लॉ को नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में लाने का बहुत गलत काम किया था यूपीए 1 में 2004 में, जब उन्होंने पोटा रिपील किया। मगर वही प्रावधान आपने अभी बीएनएस में लाके रखे, तो यूएपीए में भी आप फंसाएंगे किसी को, एमएसपीएस में भी फंसाएंगे और मकोका में भी फंसाएंगे। मतलब क्या होगा कि जमानत के वक्त बीएनएस में अभी 479 की एक धारा है जो कहती है कि अगर प्रीवियस केसेस हो तो आपको जल्दी जमानत नहीं मिल सकती। तो हर जगह आप लोगों को, तो 3, 5 और 7 साल का जो है इसमें पनिशमेंट, वो उससे कोई मायने नहीं रखेगा। आप 3-5 साल से ज्यादा ही काट लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर यूएपीए भी धारा लगी हुई है, आपके बीएनएस की भी 113 लगी हुई है, या यूएपीए की बीएनएस की 152 लगी हुई है, जिसको सेडिशन प्लस कहते हैं लीगल फिलोसोफर्स, कि मतलब सेडिशन, राजद्रोह का जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर हिंसक बात नहीं हुई हो तो राजद्रोह नहीं बनता, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको निकालो, ये कॉलोनियल इरा का कानून है, उसको आपने बीएनएस में लाके रखा 152 में। तो हर तरह से ये नागरिकों की आवाजों को जकड़ और दबाने का काम ये कानून कर। इसमें सबसे बड़ा सवाल दर्शकों और वरुण यही है कि ये कौन तय करेगा कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है क्या नहीं। और इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस में राजू सर, रोहन भट्ट नाम के एक वकील हैं दिल्ली के, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर अंग्रेजों के समय इस नियम को लागू किया जाता तो महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह, उसके तहत उन्हें जेल में डाल दिया जाता। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो मनुस्मृति को जलाया था वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकता है, उन्हें जेल में डाला जाता। जो स्वदेशी मामले या स्वदेशी आंदोलन में जितने लोग थे उन्हें जेल में डाला जाता। तो वरुण, सवाल तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है ना कि आप कल कुछ भी बनाएं, आप कुछ भी कहें, सरकार तय करेगी कि जो आप कह रहे हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटी है या नहीं है। और इसलिए तो हम देखते हैं कि जहां पर चुनाव आते हैं
कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, दिल्ली फाइल्स, वो सारी चीजें चल जाती हैं, वैक्सीन वॉर चल जाती है, लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर कोई फिल्में नहीं बना सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। ये वीडियोस ऐसे भविष्य में हम कर पाएंगे या नहीं, तो ये अगर सरकार ही तय करना है, यानी सरकार की ही जय जयकार आपको करना है। इसमें हम सबसे पहले तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो हम सबको बार बार खुद को बताना पड़ेगा कि सरकार और देश एक नहीं होते, देश अलग है, सरकार अलग है। अब परसों का जो डिस्कशन स्लैश डिबेट जो भी हुआ इसके ऊपर, उसमें से 2-3 स्टेटमेंट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें डर क्यों ज्यादा है या फिर ये इतना वेग क्यों है। उसमें जब सवाल पूछा गया कि ये सब करने के लिए आपके पास यूएपीए और ये सब है, इस नए की जरूरत क्या है, तब उसमें सीएम ने एक उसको रिस्पॉन्ड करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट किया कि यूएपी और इसमें क्या है, एक्शन होने के बाद हिंसा होने की जरूरत है, एक्शन करने का मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान है, अपराध होने के बाद, इसमें उसके पहले ही है। इसका मतलब अपराध होने से, ये तो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर अपराध होता है तो आप अपराधी हो, लेकिन ये अपराध कर सकता है, ये सोच उसमें, हाँ शास्त्रीकरण, उसमें इशारों से, भाषा से, हर चीज से आपने अगर किसी भी तरह से अगर किया हो तो अब जब वो कहते हैं कि संगठन, तो मेरा प्रोडक्शन हाउस भी तो एक संगठन है। संगठन किसे कहते हैं? ये टेबल और चेयर को थोड़ी संगठन कहते हैं, लोग 4 लोग मिलके जो करते हैं उसमें भी इतनी वेग टर्मिनोलॉजीज है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड संगठन कौन सा होता है? पान टपरी के 5 लोग भी अनरजिस्टर्ड संगठन हो जाएंगे ना ऐसे तो। इसका मतलब मेरा अगर प्रोडक्शन क्रू है, अगर हम किसी प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं जिसको हम शायद कल आप शायद आपके चैनल पे दिखाओ या मैं मेरी फिल्मों में दिखाऊं, हम भी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम चारों का संगठन हो गया। These are all this is all nonsense. The first very important thing is we do not need this law and we have to stick to this. अब उसके आगे जाके, since we are discussing opposition, in the same debate Vishwajit Kadam of Congress said, and he agreed in a way that yes, शहरी नक्सलिज्म को आपका अगर ये करना है तो उसके लिए हमारा सपोर्ट है। Basically what we expect from the opposition is to clearly, unapologetically state that there is nothing called urban naxalism. There are no urban naxals. But you have officially accepted that, and that speech is on record. I have that clip with me, 1 minute and few seconds when Vishwajit Kadam was discussing. It means that this whole charade, whatever is being played, is legitimized not only by the ruling party but by the opposition also. That is because विपक्ष ने भी पुलिस का गलत इस्तेमाल बारंबार किया है और वो चाहते हैं कि उनके हाथ में हथियार हो। सिर्फ ये वजह नहीं है, वजह और भी है कि इससे पहले इस 11 साल की जो मोदी की सत्ता है, उससे पहले कांग्रेस और विपक्ष यानी बीजेपी और ये जो छोटी छोटी पार्टी थी, तब ये जो भी भ्रष्टाचार करते थे, ये इतने ही भ्रष्ट थे जितनी कांग्रेस के, और ये सत्ता में जो भी होता है भ्रष्ट होता है, दुनिया भर में होता है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, करप्शन इज अ ग्लोबल फिनोमेना। लेकिन कांग्रेस नजरअंदाज करती थी और राजनीति के बाहर एक दोस्ती का माहौल बनाए रखी, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये 11 सालों में क्या हो गया अचानक, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो विश्वजीत कदम की लाइन से मुझे याद आया, जयंत पाटिल का स्पीच देखिए। उसके बाद हुआ यूं कि इन्होंने जो चोरी छिपे यहां वहां से पैसे, संस्थाएं, एंट्रीज, ये वो सब की, वो बीजेपी ने इन 11 सालों में, मोदी सरकार ने और यहां फडणवीस सरकार ने सिर्फ जो बीजेपी में है या बीजेपी में जो आता है उसकी जायज ठहराई, और जो बीजेपी में नहीं है या बीजेपी के बाहर है उसका सही काम भी 500 रुपए का भी हो वो पीएमएलए में पकड़ा। तो ये बात से ये विपक्ष डर गया है। देखिए आप समझिए कि विश्वजीत कदम के भी फादर इन लॉ जेल में थे, वो बिजनेसमैन है, और जयंत पाटिल के भी बिजनेसेस है, उनकी संस्थाएं चलती है, और इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये जोर से बोल के बाहर जाएं तो जाने घर पहुंचने तक सारे घर वालों को फडणवीस उठवा दे। इस कानून का 2 ही लाइन में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ना खाता ना वही, जो फडणवीस कहे वही सही एक, और फडणवीस क्या कहता है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जो करना है करो। ये लेवल पे महाराष्ट्र को इन्होंने लाके रखा है और इसको विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। तो विपक्ष उतना ही कॉम्प्लिसिट क्राइम में है
जितना सत्ता पक्ष है। मैं ये मानता हूं कि फडणवीस, मोदी, शाह, अडानी, ये लोग इन 11 सालों में इन्होंने जो किया है, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इंटरनेशनल कोर्ट में इन्हें दुनिया भर में एक दहशतवादी घोषित करना चाहिए, क्योंकि अपने ही निरपराध बेकसूर जनता के खिलाफ वॉर उन्होंने छेड़ी, जंग छेड़ी है, और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को चला रहे हैं। इसका हथियार ये कानून बना है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अब ये डॉक्यूमेंट बन चुका है, अच्छा है फडणवीस साहब ने ये डॉक्यूमेंट बनाया। ये डॉक्यूमेंट है जो इन्हीं के गले का फांस बनेगा। लेकिन इसमें एक और चीज में आप तीनों से ये सवाल है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तो बात करते हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का कहीं जिक्र क्यों नहीं? अगर आप एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं तो एक्सट्रीमिज्म तो किसी भी तरह से गलत है। देखिए सोवियत कानून में ऑलरेडी प्रावधान है, राइट विंग लेफ्ट विंग कोई भी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आप उसको डेफिनेशन, जैसे वरुण ने शुरुआत में की, आप एक बार डेफिनेशन शुरू कर देंगे, आप अपराध को देखना चाहिए। सही बात है। अगर मेरे भाषण से या आपके भाषण से या राजू के भाषण से आप एक तबके के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, और वो राइट विंग ही भड़का रहा है इस वक्त, और जैसे मैंने स्नेहा बर्वे का भी एग्जांपल दिया, वो मॉब के खिलाफ क्या होगा, उसमें आपके पास आईपीसी और बीएनएस में है प्रावधान, मगर आप कोई एक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आपको सूट करता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होते जाओ ताकि एक दहशत का वातावरण बनते जाए। सवाल ये है कि अभी विपक्ष के ऊपर मैं 2 लाइन कहूंगी, विधानसभा के प्रोसीडिंग्स और विधान परिषद में फर्क क्यों आया, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं कि विधानसभा में विपक्ष में केवल एक सीपीआई मार्क्सिस्ट के निकोले साहब को अगर आप छोड़ दें तो हर किसी ने इस कानून का समर्थन किया, और केवल एक के विरोध के साथ इसे विधानसभा में पास किया गया। लेकिन इसे लेकर बाद में हो हल्ला हुआ, और अगले दिन विधान परिषद में विपक्ष ने वॉकआउट किया और इसका विरोध किया, और डिसेंट नोट भी फाइल किया। तो हुआ क्या कि वही पुरोगामी, लेफ्ट, नागरिक, आदिवासी, दलित, ट्रेड यूनियन संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार 8-9 महीने से, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उन्होंने दबाव लाया विपक्ष पे कि आप कर क्या रहे हो, हम आपके ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो डिसेंट नोट तैयार करने का काम, ब्रीफिंग नोट तैयार करने का काम, मुद्दे देने का काम, वो सब ये संगठनों ने किया है सामूहिक तरीके से। तो मेरा विपक्ष करता क्या है, उनके पास लॉयर्स है, बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनके पास, मगर उनको न पढ़ना, जैसे राजू जी ने कहा, न पढ़ना है न उनको, या उनको एक पहले जैसा विश्वास है कि हमें टच नहीं करेंगे यार कानून। नहीं, उनकी अय्याशी में वो खुश है। कि उनको लगता है कि हमें ये कानून हम तक नहीं पहुंचेगा। मगर मैं बार बार कह रही हूं कि इशारा भारत जोड़ो यात्रा पे भी था, और ये बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जो संगठनों ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का काम किया, अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन को हुस्का करके समझाया कि संविधान का, मतलब आप साफ इशारा नहीं समझ रहे हो। आपके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, फिर भी आपको कोई पड़ी नहीं है। सही बात है। मतलब ये बेशर्मी की हद है और ढीठपना की हद है। आई एम सॉरी जी वरुण। When you said right wing extremism, कल रात को जब मैं फिर से आ जाने से पहले ये एक्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक मेंशन है, मुझे एग्जैक्ट लीगल टर्म्स अभी दिमाग में नहीं, बट नेशनल सिंबल्स और इसके ऊपर अगर आप उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दो या उसके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल अगर आप टिप्पणी करो वगैरह वगैरह है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, August 14, 1947, ये मैंने कल नोट करके रखा है। द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ हेट, by the kick of fate, may give in our hands the tricolor, but it will never be respected and owned by Hindus. It will never fly anywhere except in the occasional official buildings. The statement is from the organizer, August 14, 1947. आरएसएस ने पहली बार तिरंगा उन्होंने 2000 में जब वाजपेयी की सरकार बनी, वाजपेयी जी की सरकार बनी, तभी तो उन्होंने लहराया। सही बात है। और ये 15 अगस्त के एक दिन पहले की शाम ये कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती हमारे हाथ में तिरंगा दे रहे हैं, ये दो चार बिल्डिंग छोड़ के कहीं नहीं फहराया जाएगा। आज घर घर तिरंगा कर रहे हैं, वो बात अलग है। क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इसके तहत? नहीं, क्रिमिनल नहीं, संविधान। मैं बताता हूं कि संविधान को अगर हम मानते हैं तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और उनको मानने वाले सत्ता में जो भी है वो सारे लोग टेररिस्ट हैं, और उनको ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है।
ये बताने के लिए आपको मोदी जी की जरूरत नहीं है ना। ये यूनिवर्सल और ब्रह्मांड का सत्य है, अकाट्य सत्य है। वैसे ये लोग टेररिस्ट है, इसके लिए ये अकाट्य सत्य है। फडणवीस या मोदी जी या अडानी कोई भी चाहे कि वो क्रिमिनल नहीं है, ये अपने लॉ बनाकर, तो भी ये बात इतिहास में पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी कि ये क्रिमिनल है और ये पूरा कार्टेल है। वी आर रूल्ड बाय माफिया, नॉट बाय पॉलिटिकल पार्टी। एंड माफिया इज मीन नाम उसका बीजेपी है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। जंगलों से बाहर अर्बन एक्सट्रीमिज्म की अगर हम बात करें पिछले 5-10 सालों में, तो आपके सामने सबसे बड़ी केसेस कौन सी आएंगी? अखलाक, पानसरे, दाभोलकर, गौरी लंकेश, यही तो है। बाकी जंगल का नक्सलवाद हम समझ सकते हैं, चलो आप जो भी बता रहे हैं, इसमें कहीं पे भी लेफ्ट विंग का कोई लेना देना है नहीं है। हाँ, और राइट विंग के लिए कुछ नहीं, यही मेरा कहना है। ये सबसे बड़े एग्जाम्पल से आपके सामने, आप इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। और वरुण, सबसे बड़ी बात, माओ के खिलाफ अगर इतना आग है, इतनी आग फडणवीस के मन में, तो फडणवीस जी जाके मोदी जी से बोले कि माओ का जो देश है, उन्होंने हमारी सीमा को अरुणाचल तक 30 गांवों के नाम बदले, तो माओ का नाम लेकर बोलो, कौन घुसा नहीं क्यों बोल रहे हो? वो माओ का देश हमारे देश में घुसा है, बोलो ना। माओ की इतनी बड़ी, माओ राष्ट्रपिता है चीन का, तो बोलो उधर जाकर। तो ये वहां पर लाल आंखें आप दिखा नहीं सकते, अपनी गरीब जनता को आप दमन कर रहे हो। ये कौन सी लाल आंखें हैं? ये लोग क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं, लोग माफिया है, ये लोग सत्ता पक्ष नहीं है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, लोकसभा के ये चुनाव, ये सारे चुनाव रिग्ड हुए हैं। तो ये इनकी सत्ता भी है ना, लोगों ने चुन के इनको दिया ही नहीं है, इसलिए इनको डर लगता है कि कभी भी कुर्सी जा सकती है, लोग उनको हिला सकते हैं, इसलिए डर के मारे नए नए कानून बना रहे हैं। लेकिन राजू सर, और आप तीनों से ये सवाल है, सवाल यही है, और मेरे हिसाब से हर जो शख्स इस वीडियो को देख रहा है, जो शायद महाराष्ट्र में हो या बाहर हो, उन सबके मन में सवाल ये है कि जब ये कानून इतने ड्रैकोनियन है, तो फिर विपक्ष कर क्या रहा था? विपक्ष ने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया? अब जब ये कानून बन चुका है और जब विधानसभा में होने के बाद उन्हें समझ में आया कि अरे बाप रे, बहुत गलत हो चुका है, विधान परिषद में उन्होंने डिसेंट नोट दिया, वॉकआउट किया। अब हर्षवर्धन सपकाल जी का एक आर्टिकल है, आपने ही मैम भेजा है, कि कैसे अब इसकी जो कॉपीज है उसे हर जगह पर जलाएंगे, जिले जिले में होली, जिले में उसको जलाएंगे। लेकिन isn't it too late for this? और आपको जहाँ होना चाहिए था, टू लिटिल एंड टू लेट, टू लिटिल एंड टू लेट। नहीं है, देर है मगर करनी चाहिए, फिर भी विरोध करना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि आपके 50 या 55 जो भी आपके विधायक हो, आप बहुसंख्यक में नहीं है मानते हैं, मगर जिस तरह आपके संगठनों ने गए 6 महीने में सड़क में उतरना चाहिए था, वैसे आप उतरे नहीं। सही बात है। जो उतरे हैं वो पुरोगामी संगठन, वामपंथी संगठन, इंडिपेंडेंट संगठन वगैरह। तो आपने उस वक्त तो कुछ सड़कों पे काम नहीं किया। अभी आपने मेहरबानी करके आपने परिषद में भाषण किए कुछ और डिसेंट नोट दिया, कम से कम अभी विरोध करो, अभी भी। मगर मुझे डर क्या है, जो राजू जी कह रहे हैं कि बिना सोचकर अगर लोग कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमको देखना चाहिए कि KR सिंह के जजमेंट वगैरह, जो पोटा, ताड़ा, यूएपीए के चैलेंज, 5 चैलेंज अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम के नहीं, और नहीं ये ईवीएम के साथ क्या हुआ, राफेल के साथ क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है, अभी भी कुछ 7-8 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरह से जब राष्ट्रीय सुरक्षता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो भी संसाधन है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो अभी भी मेरे पास, मुझे जुडिशरी में विश्वास है, मैं नहीं कहती कि विश्वास नहीं, मगर मैं बोलती कानून के जरिए ही कोर्ट के जरिए हर चीज बदल नहीं सकते आप। कहीं ना कहीं आपको जनता का आवाज भी दिखाना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज जनता का शांतिपूर्वक आवाज भी दिखाना पड़ेगा, जो एक्चुअली जमहूरियत और लोकशाही की नींव है। विपक्ष सो रहा है, इसके साथ साथ एक और सवाल है, क्या इस देश के आम नागरिक भी सो रहे हैं? इसमें मुझे जो दिखता है वो ज्यादा डरावनी चीज है। देखिए, विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता इस लॉ से, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनको प्रॉब्लम करना है तो उनके पास और सारे तरीके हैं। इससे प्रॉब्लम होने वाला है, जो राजू सर भी कह रहे हैं, जो हम इतने दिनों से सूरजागढ़ के जो ट्राइबल्स हैं, धारावी के जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लॉ है। सही बात। ये हमें समझना चाहिए, और इसीलिए बहुत बड़े
तबके में इंटेलेक्चुअल्स भी इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि उनको मालूम है ये गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, ये क्रोनीज का लॉ है. क्रोनीज नीड दिस लॉ. This has nothing to do with patriotism or constitution or anything. This law is for the cronies because we have reached to that level. अभी वो अनरेस्ट, माफ कीजिए, इंटेलेक्चुअल्स इसलिए भी नहीं बोल रहे क्योंकि डरे हुए हैं. डरे हुए हैं ऑब्वियसली. अगर अभी तक इंटेलेक्चुअल जोर से बोलते 11 साल में, वो तो चुन चुन के ही बोल रहे हैं. वो तो है ही. माफ कीजिए, वो तबका भी खामोश है. जितना हम विपक्ष को बोले उनको भी बोलना चाहिए. इसीलिए मैंने वो क्या इंटेलेक्चुअल्स भी बात नहीं कर रहे. उसका रीजन यही है कि उनको वो इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल है कि उनको मालूम है कि ये अपने तक ना आए, इतने होशियार हम है. हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोजमर्रा की जरूरत नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल समझते हैं. लेकिन उस बंदे के लिए जिसका घर कल उजड़ने वाला है, जिसका जंगल कल कटने वाला है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसकी जिंदगी मौत का सवाल है. जब वो सवाल पूछेगा तब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा, उसको होगा. और जब वहां जत्थे जत्थे भर के, सपोज आप 200 लोगों ने उधर सूरजागढ़ के जंगल में प्रोटेस्ट कर दिया, आपको क्या पता चलने वाला है 6 महीने बाद यहाँ पे. सही बात है. वो 200 लोगों का मिला के एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रीम लेफ्ट के 200 लोग अंदर पड़े हुए हैं. क्या फर्क पड़ेगा आपको बांद्रा और पुणे और कोल्हापुर में बैठ के? नहीं पड़ेगा. इसीलिए कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है. मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट हो, लेखक हो, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, इन नहीं सबकी बनती है एक्चुअली. वकीलों की है, सबकी है. विपक्ष की तो सबसे बड़ी है. बट वो तो हम उसी दिन डिसअपॉइंट हो गए. और देयर इज दिस बुक, मेरे फ्रेंड ने परसों मुझे बोला कि अरे ये डिबेट में ये बुक का टाइटल, इट्स अ वंडरफुल बुक, फ़ारेनहाइट 451. सो मतलब ये कहा जाता है कि एक कागज 451 फ़ारेनहाइट पे जलता है बराबर, जल सकता है. सो वी हैव रीच्ड टू द ब्रिक नाउ, एंड दीज ऑल cronies, the politicians, they all understand that we are on the brink now. Any moment there can be a eruption of public anger over here, at multiple places, maybe at the same time. सही बात है. और इसलिए इस कानून को लाया जाए. And to curb that, दिख रहा है हमें. क्या हमें अनरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है? हमें दिख रहा है अनरेस्ट. नहीं, इसमें नहीं, एक सब लोग बोल रहे हैं, वो बात याद रखो कि ये अडानी सुरक्षा कानून है. और आप समझिए कि अडानी का पतन होता है तो फडणवीस हो या मोदी हो, ठंडे पड़ जाए. इसमें एक लफ्ज भी यहां का वहां मैं नहीं करना चाहता. इसमें मैं बताता हूं आपको कि ये अडानी की रक्षा के लिए कानून है. ये इनमें जो लोगों को लेफ्ट ही क्यों, क्योंकि राइट माने जाते हैं. अडानी कोई राइट नहीं है, अडानी एक क्रिमिनल है इंटरनेशनल. हाँ, वो right wing क्योंकि सरकार है. हाँ, राइट विंग और कैपिटलिज्म से उसका कोई लेना देना नहीं है. यूएस में उसके केस चल रहे हैं, कांगो से उसको बाहर कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया में उसने किसी के पीछे लगा और उसको कर दिया, उसके पीछे लगकर उसको डरा दिया, उसने केस किया, वो जीत गया. नेल्सन नाम का एक्टिविस्ट है अपना केनिया में, उसने उसकी वजह से उसकी लड़ाई की वजह से इसको बाहर कर दिया. तो उसने नेल्सन ने ट्वीट लिखा कि अडानी से मेरे जान को खतरा है. तो मैंने मॉर्निंग वॉक ऑफ नेल्सन नाम की एक ट्वीट ही लिखी है. तो ये क्रिमिनल जो है इंटरनेशनल, और मुंद्रा पोर्ट पे जितना ड्रग आता है, 20-20 हजार करोड़ के ड्रग्स की खेप आती है. गांव गांव में जो बच्चा ड्रग ले रहा है आज देश में, उसका पाब्लो कौन है वो ढूंढे. तो इसको बचाने के लिए ये कानून किया गया है. ये कानून किसके खिलाफ है? जो आम आदमी, जिसकी कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई विपक्ष से लेना देना नहीं, जिसका कोई कारखाना नहीं जिसको ईडी भेजा जाए, जिसके पास कुछ संपत्ति नहीं है, छुपाने के लिए कुछ जिसका दमन करने के लिए कोई हथियार नहीं है, आईटी, ईडी, सीबीआई वगैरह, तो उसको दबाने के लिए क्या चाहिए? और मुंबई और महाराष्ट्र सबसे अहम है, इसलिए तो इलेक्शन चुराया गया महाराष्ट्र का. तो वो काम अडानी के लिए फडणवीस और मोदी काम करते हैं. ये इस कानून ने पूरा साबित कर दिया. आप समझ लीजिए, इस देश की जनता को अगर किसी के खिलाफ लड़ना है तो वो अडानी के खिलाफ लड़ना है. अब मेरा एक आखिरी सवाल है आप तीनों से, जिससे मैं अंत करना चाहता हूँ. अब आगे क्या? अब कहा जा रहा है कोर्ट में भरोसा हो नहीं हो. कोर्ट में हमने पहले भी चुनाव आयोग से लेकर शिवसेना बनाम शिवसेना, एनसीपी बनाम एनसीपी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कितने सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक कोई फैसला सही से आ नहीं पाया है. रफाल का मामला ले लें या कितने भी मामले ले लें. तो अब आगे होगा क्या? ये कानून भी बन रहा है, अदालत भी जाए नहीं जाए, तो क्या डर कर रहना होगा? जो हम खुलकर बातचीत करते हैं वो नहीं करना होगा? इसका भविष्य महाराष्ट्र पर और देश पर कैसा पड़ता है? एक एक करके राजू सर, तीस्तामान और फिर वरुण. मैं एक ही लाइन में बताता हूँ. मेरा इस देश के एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और चारों जो लेजिस्लेशन,
चारों में से बहुत कम लोगों में से पर विश्वास है, इस देश की जनता पर विश्वास है, लेकिन संविधान पर मेरा विश्वास है। मैं दो ही व्यक्ति जो है जिनको देखकर अगर हम चल सके तो चले, तो इससे बच सकते हैं। एक है महात्मा गांधी और दूसरे है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों को आप हमेशा नजरों के सामने रखो। इस स्थिति में वो क्या करते वो आप करो, आप बच जाएंगे। ये गुंडों की टोली है। देखो, पाप की एक सीमा होती है और पुण्य का कोई सीमा विमा नहीं होती। पुण्य तो आप जो अच्छा काम करोगे पुण्य नहीं है। तो आपको एक समझना चाहिए, इनकी सीमा जो भी है वो ये दो महापुरुष जो है उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो ही तय करेगी। एक महात्मा गांधी, और आप जुडिशरी पे भरोसा रख के गए, फिर एग्जीक्यूटिव पे भरोसा रख के गए, तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। लेकिन आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मतलब उनके रिलेटिव नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी का मतलब महात्मा गांधी के रिलेटिव या उनका नाम कहने वाले लोग नहीं, गांधी वाले महात्मा गांधी। उन्होंने इस स्थिति में क्या क्या होता वही आपको करना है। हाँ, मैंने ये कानून तोड़ा है और इसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, ये गांधी जी कहते। तो उसके बाद कोई चार्जशीट ही करो। आप क्यों वेस्ट कर रहे हो पुलिस कस्टडी में टाइम? मेरे ऊपर चार्जशीट करो, मुझे डाल दो। ऐसा अगर देश की हर जनता जो इस कानून और अडानी की वजह से पीड़ित होगी वो करेगी, उस दिन इनकी ताकत खत्म, इनका खोखलापन खुला हो जाएगा। तीस्ता मैम, अब क्या आगे आंदोलन करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा? देखो, मैं इससे सहमत हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, शिक्षित, संगठित संघर्ष करना ही पड़ेगा, मगर साथ साथ जो गांधी जी की बहुत बड़ापन था कि स्ट्रेटेजिक बनना पड़ेगा कि कहाँ पे संघर्ष करो, कैसे करो। तो इसके बारे में पूरा इवॉल्व होना पड़ेगा, मगर हमें कोई इसमें इसका मुकाबला और ये परिस्थितियों का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा और बोलते रहना ही पड़ेगा। वो किस तरह वो शिक्षित लोग इसके बारे में समझे नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है ये कानून के बारे में। हम लोग कब से, आपको पता है, गए अगस्त से इसके बारे में, जब से उससे पहले हमने भारतीय न्याय संहिता पर आपके साथ वीडियोस किए। अरे हमने इलेक्शन चुरा रहे हैं ये भी हमने बताया। हाँ, तो BNSS पे ये सुरक्षा भी हमने मीटिंग किया था, पूरे वकील दिल्ली वहां से लाए थे, चर्चा हुई है, मगर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। फिर दोबारा लाएगी कानून, अभी मतलब जो, तो लोगों को इस तरह इसका खतरा, अभी जो एक मानसिकता लोगों में बनी है कि बस हमारे तक जब तक नहीं पहुंचे कुछ तो हमको कुछ करना नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक हमको ऊर्जा पैदा करनी है, वो कैसे होगी, क्या होगी, हमारे पास तो सब जवाब नहीं, मगर करनी तो पड़ेगी। लेकिन जो करने वाले वरुण है ना, वरुण, उसकी एक बात से मैं सहमत हूं, और वो बात मैं हमेशा अलग तरीके से कहता हूं। RSS या उनका कोई भी करीबी संगठन या राइट विंग सृजन कभी नहीं कर सकती, वो सिर्फ विध्वंस कर सकती है। वो कर रहे हैं, हमें सृजन करना चाहिए। वरुण, लेकिन फिर जैसे कि मैम ने कहा कि लोगों तक जानकारी पहुंचानी है ताकि उनको पता चले ऐसी चीजें हो रही हैं। हम न्यूज़ के जरिए, चर्चा के जरिए करते हैं, आंदोलन के जरिए करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए करते हैं, लेकिन यही तो रोकने की बात है। कल आपके डॉक्यूमेंट्री को एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कहकर आपको जेल में भेजा जा सकता है, हमें भेजा जा सकता है, फिर आप साबित करते बैठिए। तो आप इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं? दो पार्ट में इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला पार्ट तो ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन रोक सकते हैं, लेकिन आप रियलिटी नहीं रोक सकते। रियलिटी जो है वो रहेगी, वो बद से बदतर होती जाएगी, ये हमें दिख रहा है। ये लड़ाई लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है, ये लड़ाई क्रॉनीज वर्सेस कॉमनर्स ऐसी है। हमें कॉमनर्स के साथ रहना पड़ेगा, हमें कॉमनर्स बनकर रहना पड़ेगा, और हमें कॉमनर्स की आवाज़ बनते रहना पड़ेगा। हमें मतलब आप किसी भी तबके से आए, हम वर्सेस क्रॉनीज है, और इस लॉ से या इस जैसे स्टेप से और एक क्या होता है, कॉमनर्स का तो इलाज हो ही जाता है, उसके साथ साथ जो बची कुची एक सैद्धांतिक पॉलिटिक्स करने वाली जो भी एक विचारधारा है उसको भी एक सील लगाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वी विल हैव टू कीप टॉकिंग, विल हैव टू कीप डिस्कसिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रोफेशन यू आर। देखिए, इतिहास के हर अलग अलग मोड़ पे ऐसा वक्त आता है कि उस वक्त मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे कवि है, कितने अच्छे डॉक्टर है, या कितने अच्छे पेंटर है। उस वक्त आपको अपने और अपने आजू बाजू की शांति प्रगति के अस्तित्व के लिए काम करना ही पड़ता है। इस वक्त जब तक आपके पास खुद होके चॉइस है वो करने का, जरूर कीजिए।
जब वो कंपल्शन बनेगा तो वो आपको करना ही पड़ेगा। सो जब तक चॉइस है तब तक हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम सब करते रहेंगे। कंपल्शन बनेगा एक दिन और सबको करना ही पड़ेगा, मुझे उस पर विश्वास है। और मुझे जैसे अभी राजू सर ने कहा, मुझे सृजन पर विश्वास है। हम सृजन कर सकने वाले लोग हैं, हम सोच सकने वाले लोग हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हम एक्चुअली स्वतंत्रता पर विश्वास, सृजन वही कर सकता है जो स्वतंत्र है। सही बात है। किसी के जंजीरों में जकड़ा हुआ कुछ सृजन नहीं कर सकता। आजादी के आंदोलन में सबसे पहले आदिवासी किसान शुरू हुआ था। पहले मतलब मैं 90-95 साल पहले हमको पढ़ाई की जाती है शहरी लोगों की, मध्यम वर्गीय की, वकीलों की, लेखकों की। सबसे पहले आदिवासी किसान जिसको ये पूरे अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजों की थी उनको नुकसान कर रही थी, इंडिगो फार्मर हो वगैरह वगैरह। उसके बाद ये ग्रामीण इलाके से करते करते आंदोलन शहरी इलाकों के पड़े और फिर आपके लीडर उभर के आए, लीडरान उभर के आए, अलग अलग क्षेत्र में लीडर हो, चाहे वो भगत सिंह वहां पे हो या हमारे गांधी जी पूरे देश में हो। तो आपको जो भी तबका इसके ऊपर इसका विक्टिम बन सकता है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो भी इश्यूज है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और एक अलायंस भी बनाना पड़ेगा। मगर सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो मध्यम वर्गीय अपने आप को समझता है और उप मध्यम वर्गीय कि ये बच सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स है, फिल्म मेकर्स है, लॉयर्स है, राइटर्स है, उनको भी इस पे आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चर्चा हमने आज की उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कानून कितना खतरनाक है। और अगर आपको लगता है कि आपको क्यों इससे फर्क पड़ना चाहिए, तो यकीन मानिए अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा और कल आपको कोई परेशानी होगी तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं रहने वाला है। क्योंकि अब जब इसकी ज़रूरत हो, अगर आप अब आवाज़ नहीं उठाते हैं तो कल जाकर ये आग आप तक ही पहुंचेगा। जैसे कि राहत इंदौरी कह चुके हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बात हर किसी को याद रखने की ज़रूरत है और मुझे लगा कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज इस मुद्दे पर चर्चा की जाए और ऐसे लोगों से चर्चा की जाए जो लगातार इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। सोचिए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप में से कितने लोगों को इसकी जानकारी थी, इसके अंतर्गत आने वाले जो नियम्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसमें कितना मिसयूज करने का इसके अंदर प्रोविजंस तैयार किया गया है। एक तरीके से इसको किस तरह से एक कानून के रूप में मिसयूज किया जा सकता है, उन तमाम तबकों के खिलाफ जो इस सरकार से सवाल पूछे उसके लिए कैसे तैयारी के साथ इसे लाया जा रहा है, आज इस पर ही हमने चर्चा की। आप इस कानून के बारे में, हमारे चर्चा के बारे में, हमारे सभी मेहमानों के बारे में क्या सोचते हैं, इनके ओर से रखे गए मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। पहले गुजरात एक तरीके से इनका लैबोरेटरी था, अब वो लैबोरेटरी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बन चुका है और धीरे धीरे पूरे देश को अपना एक लैब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र जैसा प्रगतिशील राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और लोग अब भी चुप हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ हद तक सफल हुए हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। बहरहाल हम सभी को दीजिए आप इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आपने इस पूरे मुद्दे को रखी। वरुण, आप मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं। सिंस वी वर डिस्कसिंग द ट्राइबल्स, जसिंता की 4 लाइनें जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है और मुझे लगता है कि हम वही बात कर रहे थे और मुझे एकदम दिमाग में आया। सो आई जस्ट नरेट इट, मे बी यू यूज इट और नॉट, बट माई डॉग वॉज मर्डर फॉर द सोल रीजन दैट इट हैड बार्क्ड ऑन सीइंग अ डेंजर. It was declared rabid before being killed, and I, a Naxal, in public interest. This is a line by Jacinta Kerketta, and this is what they are doing. जी, मुझे लगता है कि ये पूरे कानून को लेकर जो हमने चर्चा की है, इन 4 लाइनों में आप इसे समअप कर सकते हैं। जैसे कि राजू साहब बार बार कहते हैं कि कॉल हिम, सत्ता को रेबीज हुआ है, 14 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब वो 14 इंजेक्शन मिलते कैसे हैं वो देखना जरूरी है दर्शकों। लेकिन ये तो तय आप मान लीजिए कि जितने लोग यहाँ पर आप हमारे साथ पैनल में देख रहे हैं, हम लगातार बोलते आए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के समय कई ऐसे लोग थे जो लगातार सरकार की पोल खोल कर रहे थे, जिसकी वजह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में विधानसभा में आने के बाद ये लोग भविष्य में ना बोलें, इसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है। इसलिए आप देखेंगे कि वारकरी जब उसमें संविधान के मुद्दे को उठाया जाता है तब उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। खुद देवेंद्र फडणवीस भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलियों के होने की बात कह चुके हैं। नीतीश राणे से लेकर मनोहर भिड़े तक हर रोज लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन अगर सवाल सरकार से पूछोगे तब आपको एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बताकर जेल में जाने की पूरी तैयारी है।
यकीन मानिए या ना मानिए, 1947 से पहले का भारत कैसा था, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र में आकर रह सकते हैं। और जो नियम लाए गए हैं उसी को लेकर आज हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी चर्चा आपको समझ में आई होगी, इसके महत्व को समझ में आया होगा, और इससे लेकर आप कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करेंगे। फिलहाल आप हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच।